नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले 9 साल का लेखा जोखा दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 9 साल में देश के लिए कुछ नहीं किया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों। दरअसल आपको बताते चले, प्रियंक खरगे के बयान पर बौखलाई बीजेपी। प्रियंक खरगे ने कहा था कि आरएसएस और बजरंग दल को करेंगे बैन, तो बीजेपी बौखला गई, बोले जलकर राख हो जाएगी कांग्रेस पार्टी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नए संसद में जाना बेकार, कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की, हमें तब से ही दुख हो रहा है, क्या ये लोग संसद के साथ इतिहास को भी बदल देंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जहां एक तरफ बीजेपी करती रहती है नेहरू की बुराई, वहीं पर वरुण गांधी ने खोल दिया मोर्चा, कर दी नेहरू जी की तारीफ। बताएंगे क्या बोला है अपने जो है नेहरू जी के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे डीके शिव कुमार, बोले यहां पर सनातन धर्म हमारा है लेकिन भगवा को चलने नहीं देंगे वर्दी की जगह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, हो गया कर्नाटक में मंत्रिमंडल का विस्तार, भाजपाइयों में मचा हड़कंप। जी हां, सत्ता से बेहाल हुई बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुशील मोदी के ऊपर भड़के लल्लन सिंह, बोले बीजेपी ने कुछ नहीं किया, सुशील मोदी छुटभैया नेता है इसलिए इधर उधर की बातें करते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गुलाम नबी आजाद ने फिर की मोदी की चाटुकारिता, बोले जो राष्ट्रपति है वो विपक्ष का थोड़ी ना है, फिर ये लोगों ने राष्ट्रपति अपना क्यों खड़ा किया था विपक्ष ने। बताएंगे क्यों गुलाम नबी आजाद बीजेपी की चाटुकारिता करते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले नहीं गए नीति आयोग की उसमें मीटिंग में इसलिए क्योंकि कोई मतलब नहीं है, बीजेपी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लाला रामदेव ने कर दिया पहलवानों को सपोर्ट, बोले किसी भी हाल में ब्रिजभूषण को करो गिरफ्तार, ये देश की बहन बेटियों के बारे में रोज अपशब्द बोलता है। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, पप्पू यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 से पहले बीजेपी को मिल गया है एक और नया बाबा, उसके जरिए चुनाव जीतने की कोशिश, इनका टारगेट सिर्फ मुसलमान और पाकिस्तान है। बताएंगे पप्पू यादव ने क्यों बीजेपी की पोल खोल दी है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले 9 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एक भी वादा नहीं निभाया है। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री 9 साल में कोई एक भी वादा पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने 2014 में लोगों से वादे किए थे कि वो सत्ता में आने के बाद लोगों को महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से निजात दिलाएंगे, लेकिन उनमें से एक भी मुद्दे पर वो सटीक खरे नहीं उतरे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री भले ही इस बात से मुकर जाएं, लेकिन जनता इस बात को जानती है कि आपने जनता को धोखे में रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी और इन चीजों ने हमारे देश में जगह बना रखी है, लेकिन प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं 9 साल में कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे उसका उलट हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो लोगों को हर साल 1 करोड़ नौकरी दूंगा। 1 करोड़ तो छोड़िए, 1 लाख भी नहीं मिलती है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं सत्ता में आने के बाद पेट्रोल डीजल के दाम इतने कम कर दूंगा कि लोग कहेंगे कि मोदी के नसीब से हमारा नसीब बना है। आप समझिए, पेट्रोल डीजल के दाम 2 गुने हो गए हैं। यही नहीं, आज जो दोस्तों एलपीजी के दाम हैं, या फिर देश की तमाम उन संपत्तियों की बात की जाए जिनको एक एक कर अडानी और अंबानी को बेच दिया गया है, उसमें से अब एक तो डूब भी गया है अडानी, वो बर्बाद हो चुका है अडानी, लेकिन अभी भी उसको उठाने की पूरी कोशिश चल रही है। यही नहीं दोस्तों, अडानी के ऊपर ना ही जो है जांच बिठाई गई, ना अडानी की जो ऊपर जो है यहाँ पर कोई फैसला आया, उसको बाकायदा खुली छूट दे दी गई। इससे ये साबित होता है कि फिलहाल हमारे देश में इस वक्त कानून नहीं, मोदी राज चल रहा है। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें नीतीश कुमार ने कर दिया दोस्तों संसद का बायकॉट। बोले किसी भी हाल में नहीं जाएंगे, वहां जाना बेकार है। अब आप समझिए दोस्तों, नीतीश कुमार ने वहां जाना बेकार ही बता दिया और नीति आयोग की मीटिंग में भी कल नहीं गए। आप समझिए नीतीश कुमार पुरजोर तरीके से बीजेपी का भयंकर विरोध कर रहा है। दोनों बातें हैं दोस्तों और दोनों कहीं ना कहीं सही भी बैठती है नीतीश ने जो कहा है। सबसे पहले नीतीश कुमार ने कहा कि जब से ये नए संसद का चल रहा था हमें तो तब से ही बेकार लग रहा है। नया संसद बनाएंगे, नया संसद बनाएंगे, इस नए संसद को बनाने की क्या जरूरत थी। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि इसको वापस से रिन्यूड करवाया जा सकता था दोस्तों, इसमें जो भी खामियां थी उसको पूरा कराया जा सकता था, लेकिन जानबूझकर 1000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया गया। नीतीश कुमार ने कहा कि वहां जाना बेकार है, हम तो नहीं जाएंगे। ये लोग जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या संसद बदल देने से क्या देश का इतिहास भी बदल जाएगा? क्या देश का इतिहास भी बदल दोगे? नीतीश कुमार ने कहा कि नीति आयोग की मीटिंग में भी हम नहीं गए क्योंकि वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, इन लोगों ने नीति आयोग नाम तो दे दिया है, लेकिन नीति आयोग विपक्ष के लिए कुछ नहीं करता है, सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए ही करता है। और किस तरीके से नीति आयोग में दोस्तों जो है पक्ष विपक्ष होता है, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन बात यही नहीं है। नीतीश कुमार ने कहा कि आज देश के इतिहास को छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश ने कहा ये वही लोग हैं जो इतिहास को बदलने की मंशा रखते हैं, जो लोग बार बार इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के नेता खुद गृह मंत्री अमित शाह आए दिन ये कहते हैं कि इतिहास में कुछ चीजें छूट गई हैं जो वो लिखना चाहते हैं। यहां तक कि वो ये भी कहते हैं कि इतिहास में कुछ चीजें गलत बताई गई हैं। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आपको कैसे पता कि इतिहास में क्या गलत लिखा है और इतिहास में क्या ऐड होना चाहिए? क्या आप उस समय के हो जब इतिहास लिखा जा रहा था? नहीं हो। उस समय जिन लोगों ने इतिहास लिखा है दोस्तों, उन लोगों को पता था कि कब क्या हुआ है। वो पुराने जमाने के लोग थे जो अब शायद इस दुनिया में भी नहीं है, सालों पहले मर चुके होंगे। उन लोगों को पता था कि उस समय में क्या हुआ, क्योंकि वो उस समय के थे दोस्तों, इसलिए उन्होंने इतिहास लिखा है। अब आप उन लोगों के इतिहास को छेड़ने की कोशिश करते हो और कहते हो कि इतिहास में कुछ चीजें गलत है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे पप्पू यादव। बोले बीजेपी को मिल गया है 2024 के लिए एक नया बाबा। दरअसल दोस्तों बीजेपी हमेशा बाबा और पंडितों के बल पर सरकार बनाने की कोशिश करती है। यहां तक के राम रहीम का किस्सा भी आपको पता है, कैसे एक हत्यारा, 1000 लड़कियों का हत्यारा, 1000 लड़कियों का रेपिस्ट आए दिन पैरोल पे छूटता रहता है, जबकि इतना खतरनाक खूनी दरिंदे को दोस्तों पैरोल मिलना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन बीजेपी अपने चुनावी फायदे के लिए आए दिन बाबा राम रहीम को जेल से तफरी के लिए बाहर निकालती है और यही कारण है जो बीजेपी पे सवाल भी उठते हैं। लेकिन दोस्तों अब पप्पू यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 9 साल हो गए लेकिन 9 साल में कुछ नहीं हुआ, ना महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री बात नहीं करते। पप्पू यादव ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक ही मुद्दा है, चुनावी मुद्दा, मुसलमान और पाकिस्तान। इन दो मुद्दों को उठाकर बीजेपी आगे बढ़ती है। वो मुसलमानों को टारगेट करती है और पाकिस्तान का जिक्र उठाती है। पप्पू यादव ने कहा कि कभी भी आपने क्रिश्चियन, हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं बोला, किसी और कास्ट के बारे में कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप जानते हो कि आपको चुनावी फायदा सिर्फ मुस्लिमों से ही मिलेगा। इसलिए आप हमेशा मुस्लिम और जो है यहाँ पर पाकिस्तान करते रहते हो ताकि इसमें फायदा मिल जाए। पप्पू यादव ने कर्नाटक की हार का जिक्र करते हुए कहा कि अब की बार जनता देख रही है और उसे पता है कि बीजेपी कैसे लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करती है। पप्पू यादव ने कहा कि फिलहाल बीजेपी को सबक ले लेना चाहिए। अब देश में हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दे नहीं चलने वाले। अब देश में रोजगार पर बात होगी। अब देश में सरकार ने 9 साल में क्या किया, 10 साल में, उस पर चर्चा होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों पप्पू यादव की इस बातों में दम है। इसलिए दम है दोस्तों क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हैं कि पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो गलत कहीं से नहीं है। ये बात दोस्तों 16 आने सच है कि बीजेपी हमेशा मुद्दों से भटकाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों से कुछ नहीं लेना। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, नेहरू जी की पुण्यतिथि के बाद वरुण गांधी बीजेपी के ऊपर ही हुए हमलावर, नेहरू जी की कर डाली तारीफ। दरअसल दोस्तों बीजेपी और सुधीर चौधरी जैसे तिहाड़ी पत्रकार हमेशा नेहरू जी को बदनाम करते हैं। सुधीर कहता है कि नेहरू जी उस समय में इतनी महंगी सिगरेट पिया करते थे, सोचिए जनता का क्या हाल होता होगा, और तमाम चीजें निकाल कर ले आता है सुधीर चौधरी। यही नहीं दोस्तों, बीजेपी आए दिन नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराती है कि हमारे कश्मीर जो आज इस मुसीबत में नेहरू जी की वजह से, जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। और नेहरू जी को यहां तक कि बीजेपी के नेता गालियां तक बक देते हैं और उसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं होती। खैर, जो लोग गांधी को गाली बक सकते हैं वो नेहरू को भी बच सकते हैं, लेकिन हमारे देश के सबसे पॉपुलर दोस्तों नेता थे नेहरू जी। आप समझिए, नेहरू जी को जब एक बार एक महिला ने थप्पड़ मार दिया था, तब नेहरू जी ने पलट के कहा था कि आज मुझे विश्वास हो गया हमारा देश आजाद है। वरुण गांधी ने एक किस्सा सुनाते हुए जो है नेहरू जी की तारीफ की। मैं आपको बता दें, वरुण गांधी ने कहा कि नेहरू हमारे परनाना थे, उन्होंने विरोधियों को भी मौका दिया था और स्पीकर बना दिया था। 1947 के उस समय में जो है मावलाकर लोकसभा में अध्यक्ष बने, लेकिन कुछ समय के बाद उनका दोस्तों स्वर्गवास हो गया था। ऐसे में दोस्तों उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तय किया कि हम सरदार हुकुम सिंह को जो है लोकसभा का अध्यक्ष बनाएंगे। तब आपको बता दें दोस्तों, वो एक छोटी पार्टी से थे, अकाली दल से, उन्होंने अकाली दल के सदस्य थे वो। ये सुनकर सरदार हुकुम सिंह भी जो है यहाँ पर हैरान हो गए और पंडित नेहरू के पास जाकर बोले कि इसी लोकसभा में मैंने आपका विरोध किया था और आपकी आलोचना की थी, इसके बावजूद भी आप मुझे लोकसभा का अध्यक्ष के लिए चुन रहे हैं, क्या ये सही है या कोई मजाक तो नहीं है? इस पर नेहरू ने कहा, हमें आप जैसे लोगों की जरूरत है। इस समय देश में खूब नेहरू नेहरू चल रहा है, बड़े पर्दे पर ऐसे भी लोग रहना चाहिए जो नेहरू जैसे शख्सियत को बुरा भला कहने की ताकत रख सकें, और उसी को लोकतंत्र प्रणाली से हमारा देश बना है। आप समझिए, नेहरू जी उस वक्त कितनी बड़ी बात बोल गए थे। एक विपक्ष को चुनकर फिर से स्पीकर बना दिया, जबकि वो उनकी आलोचना करता था। उसके बावजूद भी हुकुम सिंह को उन्होंने बनाने के बाद बोला कि ऐसे लोगों की जरूरत है जो नेहरू जैसे लोगों की भी आलोचना कर सके। मतलब मान लीजिए दोस्तों, आज की तारीख में प्रधानमंत्री हैं, उनकी आलोचना राहुल गांधी कर रहा है, तो कम से कम ऐसे लोगों को दोस्तों आपको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, उन पे केस दर्ज करवा देते हैं, उनकी सदस्यताएं रद्द करवा देते हैं। तो आज जो है देश है दोस्तों, वो थोड़ी अलग तरीके का हो गया है। उस समय कुछ और था नेहरू जी की सोच। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, कर्नाटक में हो गया मंत्रियों का विस्तार। जी हां, शपथ लेकर तमाम मंत्रियों ने लिया कि अब कर्नाटक में होंगे तमाम वादे पूरे। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, मंत्रियों की शपथ के बाद डीके शिव कुमार बोले बीजेपी का एक तरीके से सफाया हो गया और अब बीजेपी की नीतियों का भी सफाया करेंगे। आपको बता दोस्तों, माना जा रहा है बहुत जल्दी हिजाब पर से बैन हटेगा और बीजेपी आरएसएस पर बैन लगेगा। आपको बताते चले, हिजाब पर बैन एक बहुत बड़ा मुद्दा था, खास करके मुस्लिम समुदाय ने जमकर वोट भी दिया कांग्रेस को। यही कारण दोस्तों जो कांग्रेस को इक्वल वोट परसेंटेज मिला है। कम से कम मुस्लिम भाइयों ने भी सेम दिया और हिंदू भाइयों का भी सेम टू सेम वोट परसेंटेज है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस लोगों को साधने में बिल्कुल सक्षम रही। कांग्रेस को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से उसने वादे पूरे करने की बात की और पहले ही दिन पहली कैबिनेट में उन वादों को लागू कर दिया गया। इससे साबित होता है दोस्तों कि इस वक्त कांग्रेस हर उस वादे को पूरे करना चाहती है जो उसने लोगों से किए हैं। खास करके आपको बताते चले, मुस्लिम छात्राएं काफी परेशान थी हिजाब बैन को लेकर। माना जा रहा है जल्दी हिजाब बैन को वापस लिया जाएगा और हलाल मीट पर भी जो बैन लगाया गया था उसको भी हटाया जाएगा। कई जगह पर हलाल मीट पर भी बवाल हुआ था। मंदिर और मस्जिद जैसे मुद्दों को हटाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, जानबूझकर नफरत फैलाने का बीजेपी काम कर रही थी। इसी नफरत को हटाने के लिए अब कांग्रेस ने अपनी नई रणनीति बना ली है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी परेशान हो गई होगी। भारतीय जनता पार्टी के पास दोस्तों अब कोई मुद्दा बचा नहीं है। बीजेपी सिर्फ 2-3 चुने हुए मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती है, कभी मंदिर मस्जिद तो कभी दोस्तों हिंदू मुसलमान। इन मुद्दों का कोई मकसद नहीं रह जाता है। सबसे बड़ी बात यह, आज हमारे देश में भाईचारा और प्यार मोहब्बत होना चाहिए, जो देश के लिए सबसे जरूरी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, लाला रामदेव ने ही कर दिया बीजेपी का विरोध, बोले तत्काल में कर लो ब्रिजभूषण को गिरफ्तार, मां बहनों को बोल रहा है उल्टा सीधा। दरअसल दोस्तों आप समझिए, लाला रामदेव जो कि बीजेपी का बहुत बड़ा भक्त थे, या फिर यूं कह दें कि इसकी जिंदगी बीजेपी की वजह से ही चल रही है। अब बाबा रामदेव ने ब्रिजभूषण के ऊपर ही हमला बोल दिया है। आपको बता दें राजस्थान के एक कार्यक्रम में ब्रिजभूषण ने कहा कि हालांकि दोस्तों लाला रामदेव ने बहुत सोच समझ कर बोला है, बहुत ही सोच समझ कर बोला उसने, फायदे के लिए बीजेपी के, क्योंकि वो राजस्थान में कर रहे थे, राजस्थान में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, इसलिए लाला रामदेव अपना वहां पर सुझाव दे के आया है। बाबा रामदेव ने कहा कि फिलहाल तत्काल में जो है यहाँ पर ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करना चाहिए। हमारे देश के जो नौजवान महिलाएं पहलवान हैं वो वहां पर धरने पर बैठी हैं, और बीजेपी का एक कुश्ती संघ का अध्यक्ष लगातार रोजाना हमारी बहन बेटियों के बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, उनके बारे में अपशब्द बोल रहा है। ऐसे लोगों को दिल्ली पुलिस को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके अंदर डाल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों असली मुद्दा ये नहीं है। उसके बाद बाबा रामदेव का एक और वीडियो सामने आया, जिसके बाद वो अपील करता है कि मैं पहलवानों से अपील करता हूं, ये जो प्रधानमंत्री नए इसका दोस्तों संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, यह हमारे लिए ऐतिहासिक पल है। फिर ऐसा 70 साल में ऐसा ऐतिहासिक पल नहीं आएगा, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है। तो मैं विनती करना चाहता हूं कि पहलवान आगे ना बढ़े। आप समझिए दोस्तों कितना चालाक है बाबा रामदेव। एक तरफ तो ब्रिजभूषण को सजा दिलाने की बात करता है, दूसरी तरफ कहता है कि संसद की तरफ मत बढ़ना, ताकि मोदी का विरोध ना हो पाए। दोस्तों मोदी सरकार के ये जो समारोह एक तरीके से इसमें जो है भंग ना डल पाए। बाबा रामदेव बहुत चालाक है, वो मोदी सरकार का खास है दोस्तों। और पहलवान किसकी वजह से परेशान है? मोदी सरकार की वजह से, क्योंकि वो ब्रिजभूषण को नहीं हटा रहा है। तो जाहिर सी बात है लाला रामदेव यहाँ पर चाल चल रहा था खिलाड़ियों के साथ। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, नीति आयोग की उड़ा डाली धज्जियां। आपको बताते चले दोस्तों, एक तरीके से केजरीवाल ने बीजेपी की असलियत दिखा दी है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि नीति आयोग जाने का मतलब क्या है? पहले हमने संसद का बहिष्कार किया था और हमने नीति आयोग का भी किया, क्योंकि इन दोनों ही जगह जाने से कोई मतलब नहीं है। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि आज जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहां पर एक एक कर सरकारों को गिराया जाता है, वहां पर खरीद फरोश करके विधायकों को खरीद लिया जाता है। लेकिन दोस्तों केजरीवाल अभी जो बोल रहे हैं, कुछ दिन पहले केजरीवाल के बोल कुछ और हुआ करते थे। इसलिए मुझे अभी याद आ गया कि अब मैं जब केजरीवाल के बोल सुन रहा हूं तो मुझे वो दिन याद आ रहा है जब केजरीवाल कांग्रेस पर तंज कस रहे थे अपनी हर रैली में, और कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बीजेपी के नेता कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी बना लेते और आपके वोट देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज जब खुद की सरकार पर आफत आई दोस्तों, तो केजरीवाल को कांग्रेस याद आ गई, केजरीवाल को लोकतंत्र याद आ गया। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 370 का समर्थन किया था। ये वही अरविंद केजरीवाल है जब बेचारे जेएनयू के छात्रों को पीट पीट कर दोस्तों आप समझिए एनआरसी सीएए में जेल में डाला गया, और जब इनसे पूछा गया कि क्या हम इनके खिलाफ जो है कार्रवाई कर लें, तो इनने खुला वो दे दिया। केजरीवाल ने क्या आप करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है इससे। मतलब केंद्र के हर काम में हामी मिलाते थे केजरीवाल। जब केंद्र इनके ऊपर ही हमलावर हो गई और अब इन्हीं की सरकार को गिराने में भिड़ गई, तो अरविंद केजरीवाल को ये सब कुछ याद आ रहा है। खैर हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, लेकिन केजरीवाल को समझना चाहिए था तब भी। आपको बता दें केजरीवाल ने यह भी कहा कि नीति आयोग में जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब सरकारें गिराई जाती हैं तो नीति आयोग कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ बीजेपी के लिए काम करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, गैर विपक्षी सरकारें कुछ नहीं, गैर विपक्षी सरकारों के लिए नीति आयोग में कुछ होता भी नहीं है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अब राजस्थान के दोस्तों आपको बताते चले सांसद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाला ने भी बोल दिया बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले नहीं होंगे हम जो है समारोह में शामिल। आपको बताते चले दोस्तों अब हनुमान बेनीवाला ने भी बायकॉट कर दिया है नए संसद का, लेकिन इनका अपना कुछ और रीजन है। इनका रीजन विपक्ष से अलग है। हनुमान बेनीवाला का कहना है कि कई दिनों से हमारे देश के महिलाएं पहलवानें धरने पर बैठी हुई हैं, लेकिन बीजेपी उनकी सुनने के बजाय उनको ही भला बुरा बोल रही और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है।
हनुमान बेनीवाला ने कहा कि हम हरगिज संसद में नहीं जाएंगे जहां पर महिला पहलवानों का अपमान होता हो और उनकी सुनी नहीं जाती हो, वहां पर जाने का कोई मतलब नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों कि हनुमान बेनीवाला ने भी अब बीजेपी को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया। इस ठेंगा दिखाने का मतलब ये भी है दोस्तों कि अब बीजेपी के खिलाफ बगावती आवाजें उठने लगी हैं। वो एक कहावत है ना दोस्तों कि प्यार की सबसे पहली निशानी बगावत होती है, बस ये वही बगावत समझ लीजिए। अब ये नफरत की सबसे पहली निशानी बगावत है और 2024 से पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके